students, how are you all? I hope you are all very well. लास्ट लेक्चर में हमने क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात की थी और काफ़ी सारे जो सिक्योरिटी के बारे में हमने बात की थी। इस लेक्चर में हम लीगल इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स उसके बारे में बात करेंगे। तो आप टेक्स्ट बुक जो है वो अपने पास रखिएगा, क्योंकि आपको पता चले किस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। तो लीगल इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, यानी कि ऐसा कोई लॉ है जिसको फॉलो करने का प्रेशर होना चाहिए, ताकि कोई इंटरनेट हमारे कोई डेटा का जो ऑनलाइन है उसका मिसयूज़ ना हो सके, या फिर हम जो भी पेमेंट वगैरह ऑनलाइन करते हैं तो उसका जो क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, ये कोई हैक ना हो सके, या फिर कोई अनऑथोराइज पर्सन जो है वो हमारा डेटा को ओपन करने की, देखने की परमिशन उसे ना मिलनी चाहिए। तो ये सब बात जो है वो लॉ से जुड़ी हुई है, लीगली बेस पर है। हमारे इंडिया में आईटी एक्ट के अंडर में आईटी लॉज नाम का जो लीगल जो लॉ जो है वो जारी किया गया है। साइबर क्राइम जो है उसके अंडर में काम कर रहा है। अगर कोई भी आपको साइबरल इश्यूज़ हो, यानी कि कोई भी इंटरनेट से लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका कोई अकाउंट हैक हुआ हो, आपका कोई पेमेंट जो है वो गलत जगह पे हो गया हो, गेटवे से आप जो है वो चीट हुए हो, किसी पेमेंट गेटवे ने आपको चीट किया है, किसी के स्पैम ईमेल्स और स्पैम में से आपके साथ चीट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये आईटी लॉज जो है वो हमारे इंडिया में एक्टिव है। तो ज़रूर उनकी हेल्प लेनी चाहिए। साइबर क्राइम जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट चला रही है, वो भी हेल्प कर सकती है हम सबको। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसे फेक आईडी, फेक कॉल्स, फेक ईमेल्स, फेक मैसेज, फेक पेमेंट गेटवेज, तो इसके ओपोज में ये साइबर क्राइम जो है वो काम कर रहा होता है। तो ये सब लॉज जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए है और होने चाहिए, और इसको फॉलो कराने की जिम्मेदारी सरकार की और उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी जो है वो सभी पब्लिक की है। तो ये लॉ के अंडर में कौन कौन सी जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी गई है ये लॉ को फॉलो करने के लिए, तो ये हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहली जो यहाँ पे बात की गई है, तो आप सब लोग पहले फिर मैं एक बार बोलता हूँ, आप टेक्स्ट बुक जो है आप आपके पास रखना, और टेक्स्ट बुक के अंदर मैं पेज का नाम भी आपको बताऊँगा। पेज आपका है पेज नंबर 105, पेज नंबर 105। इस पेज में जो है वो टॉपिक का नाम है लीगल इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। ये टॉपिक का नाम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन जो हमने देखा, जो 2 पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसके बाद जो है वो सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपत्ति जो है उसकी सिक्योरिटी हम कैसे रखते हैं, उसकी बात की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट यानी कि हमारी डिटेल जो ऑनलाइन है, अगर हम कोई राइटर है तो हम कोई ई बुक जो लिखते हैं और हम ई बुक पब्लिश करते हैं, तो हमारी कोई ई बुक से हमारा डेटा जो है वो कॉपी करके अपना नाम ना जोड़ दे। किसी सॉन्ग जो है, किसी लिरिक्स जो है वो किसी लिरिक्स का कॉपी करके हम अपने नाम पर कर दे, तो ये सब कॉपीराइट का क्लेम जो है वो हमारे पास हो सकता है। कोई भी बुक अगर अदर राइटर ने लिखी और हम अपने नाम पे उसको कर दे, तो हमारे ऊपर कॉपीराइट का ब्लेम होता है। हमारी डिटेल कोई ऐसे मिसयूज़ करता है, कोई कॉपी करे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो अपने नाम पे ये सब कर देता है, तो कॉपीराइट जो लॉ है वो उनका ब्लेम हो सकता है। आप कभी किसी भी बुक्स में आप फर्स्ट पेज में ज़रूर इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। 90% जो ऑफिशियल बुक्स होती है उनमें लिखा हुआ होता है, अगर इसमें किसी ने कॉपी की और दूसरी बुक इनके बेस में से किसी ने क्रिएट की, तो उनको कॉपीराइट का क्लेम जो है वो लगेगा। तो ऐसे सब इंस्ट्रक्शन जो पढ़ने में आते हैं, इसलिए कॉपीराइट ब्लेम से हम जो है वो परिचित है कि किसी की ऑफिशियल कॉपी हम नहीं कर सकते। कॉपी करने के बाद हम अपने नाम से ये डिटेल जोड़ के हम ऑफिशियली पब्लिश नहीं कर सकते।
तो ये सब ऐसा कहीं भी सुनने को आता है कि किसी ने कॉपीराइट, हम देखते हैं हिंदी सॉन्ग है जो वो कई सारे हॉलीवुड सॉन्ग में से कॉपीराइट होके आते हैं कि कितने सारे ब्लेम लगते हैं किसी सॉन्ग पर ये। और आपने देखा होगा, मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूँ, आपने ओम शांति ओम मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल है, आपको ये कॉपीराइट का तो पता ही है, लेकिन फिर भी और इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ओम शांति ओम जो मूवी आई थी उसमें शाहरुख खान एक सीन आता है जो राजेश खन्ना की कॉपी करता है, ऐसे हाथ रख के राजेश खन्ना की कॉपी करता है। फिर वो मूवी रिलीज़ हो गया, उसके बाद राजेश खन्ना को पता चला कि उसका मजाक उड़ाया गया है। राजेश खन्ना या फिर वो मनोज कुमार, राजेश खन्ना नहीं, मनोज कुमार, भारत कुमार जिसको बोलते हैं। तो मनोज कुमार का जो उन्होंने कॉपी किया था, तो मनोज कुमार को बुरा लगा था, उन्होंने ऑफिशियली क्लेम करने के बारे में भी वो न्यूज़ वायरल किए थे कि वो शाहरुख खान पे ब्लेम करेंगे। फिर शाहरुख खान ने जो है वो मनोज कुमार की माफ़ी मांगी, और कई बॉलीवुड जो है वो क्या बोलते हैं वो सेंसर बोर्ड, तो सेंसर बोर्ड की भी माफ़ी मांगी, सेंसर बोर्ड ने भी माफ़ी मांगी कि इसकी परमिशन उन्होंने क्यों दी। तो सभी ने मनोज कुमार की माफ़ी मांगी और उनको माफ़ किया गया, और बाद में ये जो सीन है वो हटाने की बात की थी, हटा कि नहीं वो तो अभी दूसरी बार हमने नहीं देखा। लेकिन ये सब कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, अगर तुम एक स्क्रिप्ट को दूसरी स्क्रिप्ट में कॉपी करते हो और फिर अपना नाम जोड़ देते हो तो ये कॉपीराइट की बात है। और उसके बाद कॉपीराइट के बाद जो है वो ट्रेडमार्क्स, हाँ ट्रेडमार्क्स यानी कि एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट को कैसे अलग पहचान दी जाए, यानी कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है या डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, उसको पहचानने के लिए ये ट्रेडमार्क जो है वो अवेलेबल है। हम देखते हैं कैपिटल में टी और एम, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो ट्रेडमार्क का जो पॉइंट है 106 पेज नंबर में, उनमें 3 लाइन का वो कंसेप्ट है। इनमें तीसरी लाइन में लास्ट जो है वो एग्जाम्पल है, कैपिटल टी एम, कैपिटल एस एम और आर जो सिंबल है गोल राउंड में, ये 3 एग्जाम्पल्स ट्रेडमार्क के। आप किसी भी प्रोडक्ट में ये सिंबल देखते होगे, किसी में टी एम होगा, किसी में एस एम होगा, किसी में से आर यानी कि रजिस्टर्ड। तो ये सब प्रोडक्ट में जैसे ऐसे ट्रेडमार्क होते हैं वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होती है, इनमें कोई डुप्लीकेट या फिर कोई चीट होने की बात नहीं है। तो ऐसे जो ट्रेडमार्क अगर इंटरनेट की कोई वेबसाइट में या कोई सॉफ्टवेयर में या फिर कोई एप्लीकेशन में अगर हो जाए तो हमें कोई भी चीज़ पहचानने में जो है वो सरलता रहेगी, इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। तो ऐसा ट्रेडमार्क होना भी ज़रूरी है ताकि पता चले कि ये गलत नहीं है, ये ऑफिशियल और ओरिजिनल है। उसके बाद डोमेन नेम डिस्प्यूट्स, डोमेन नेम डिस्प्यूट्स यानी कि जो डोमेन कोई भी सोच लो मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैं इजीली आपको ये पॉइंट समझाता हूँ, डोमेन नेम डिस्प्यूट। तो मैंने इजीली वेबसाइट एक बनाई, मेरी वेबसाइट का नाम मैंने रखा आशीष.com, ठीक है। आशीष.com मैंने ये नाम की कोई वेबसाइट बनाई और मैंने जो भी कंटेंट इनमें डाली, एक एजुकेशनल वेबसाइट अगर मैं बनाता हूँ या फिर कॉमर्शियल वेबसाइट, कोई भी कॉमर्शियल एजुकेशनल वेबसाइट बनाता हूँ, अगर मैंने कोई अच्छी सी वेबसाइट अगर मैंने बनाई और मेरी वेबसाइट की डिमांड जो है वो ट्रेंड पे हुई, अगर मेरी वेबसाइट की खूब डिमांड हुई, इनमें से काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन होने लगे, काफ़ी स्टूडेंट उन वेबसाइट को ओपन करने लगे, इनमें से जो है वो मटेरियल पढ़ने लगे, वो ट्रेंड पे अगर मेरी वेबसाइट आ जाती है तो कोई भी मेरी वेबसाइट की कॉपी करता है। मैंने आशीष.com बनाई तो कोई आशीष.in करके कोई अगर बनाता है, आशीष.org करके कोई बनाता है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट सर्च करेगा कि आशीष, तो फिर वो डोमेन नहीं देखेगा पीछे कौन सा है, लेकिन मेरा ऑफिशियल डोमेन .com था। अगर .in वाला अगर उन्होंने खोल दिया और सेम मेरी कंटेंट कॉपी अगर उसमें वो देखेगा तो वही मान लेगा कि वो मेरी ओरिजिनली वेबसाइट है, तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो गलत गाइड होगा। तो ऐसा जो होता है डोमेन नेम डिस्प्यूट में कि डोमेन नेम जो है वो अलग अलग दिए जाते हैं, वेबसाइट का नाम सेम रहता है। तो मेरी वेबसाइट आशीष.com है और किसी की वेबसाइट आशीष.in है, आशीष.edu है, ठीक है। तो ये सब जो होता है, इनमें से जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसके लिए डोमेन के जो रूल्स है वो कंपलसरी
एक ऐसे पर्टिकुलर फॉर्मेट में होने चाहिए कि जिस टाइप की वेबसाइट हो उसी टाइप का डोमेन होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कोई एजुकेशनल बेस पे अगर वेबसाइट में बनाता हूँ तो EDU उसका डोमेन है, एजुकेशनल वेबसाइट का डोमेन है EDU यानी कि एजुकेशन। तो इस टाइप का डोमेन उसी वेबसाइट को मिलना चाहिए कि जो इंटेंशनली वो एकेडमिक या फिर टीचिंग बेस पे बनी हो, एजुकेशन बेस पे बनी हो। तो अगर ऐसा होगा तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो कोई .com लगा के एजुकेशनल वेबसाइट नहीं बना पाएगा, उसको .edu ही रखना पड़ेगा। और एक नाम की दो .edu वाली वेबसाइट जो है वो लीगली अवेलेबल नहीं हो सकती नेट पे, क्योंकि कॉपीराइट के वहाँ पे नॉर्म्स जो है उनको करप्ट करते हैं कि अगर कॉपीराइट्स का नॉर्म्स जो है एक नाम सेम नेम और सेम डोमेन ये दोनों जो है वो वेबसाइट नहीं हो सकती एक ही इंटरनेट पे। तो फिर उसके बाद अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, .com जो है, हमने .edu देखा डोमेन, .com ऐसी वेबसाइट को, ऐसी साइट्स को मिलना चाहिए कॉमर्शियल, कॉम यानी कि कॉमर्शियल, जो बिजनेस से जुड़ी वेबसाइट। तो इसमें कोई एजुकेशनल वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बिजनेस से जुड़ी वेबसाइट हो उसी को .com का डोमेन मिलना चाहिए। उसके बाद बात हम आगे जाके करते हैं तो .org। तो .org ऐसा डोमेन है, और org यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो .org ऐसा डोमेन है कि कोई संस्था, कोई पब्लिक संस्था या प्राइवेट संस्था को ऐसा डोमेन जो है वो प्रोवाइड होता है, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स या फिर कोई पब्लिक इंस्टीट्यूट। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको ही ये डोमेन मिलना चाहिए, ताकि और कोई कॉमर्शियल बेस पे .com उसको डोमेन नहीं मिलना चाहिए, या फिर .edu भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसी संस्था को org मिलना चाहिए। ऐसी संस्था यानी कि कौन सी संस्था, फॉर एग्जांपल कोई किसी रिलीजियस फंड की कोई संस्था हो, या फिर कोई ओल्ड एज होम की संस्था हो, या फिर कोई कास्ट ज्ञाति, सभी ज्ञाति की कोई संस्था हो, ये ऐसी वैसी संस्था जो है जो साथ मिलके संगठित होकर काम करती है, तो ऐसी इंस्टीट्यूट को .org मिलना चाहिए डोमेन। तो .in यानी कि इंडिया का डोमेन जो है वो .in होता है। ये सिर्फ ये सभी आपकी नॉलेज के लिए मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो डोमेन डिस्प्यूट का मतलब यही है कि डोमेन लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, वेबसाइट का नाम सेम रख के कन्फ्यूज़न जो है वो खड़ा करते हैं। तो इससे हमें अलर्ट होना है, और ये जो लीगल जो लॉज जो है वो डोमेन के बारे में होना चाहिए कि जो भी डोमेन हो उसके रिलेटेड ही वेबसाइट होनी चाहिए, या फिर जैसी वेबसाइट हो उसके रिलेटेड ही डोमेन उनको मिलने चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर एजुकेशनल कोई वेबसाइट बनी हो तो .edu ही उनको मिलना चाहिए, कॉमर्शियल साइट बनी हो तो .com ही उनको मिलना चाहिए, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की संस्था हो तो कोई हो तो .org ही मिलना चाहिए। तो ऐसे अगर हुआ जो डोमेन रिलेटेड ही हुए तो ऐसा डिस्प्यूट कभी नहीं होगा, या फिर पॉसिबिलिटी जो है वो कम से कम रहेगी। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफी। तो स्टेनोग्राफी का मतलब क्या है, डोमेन डिस्प्यूट जो है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद जो है वो स्टेनोग्राफी यानी कि ओरिजिनल मैसेज जो है वो हम किसी डुप्लीकेट मैसेज के अंदर छुपा दें, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेनोग्राफी। एक मैसेज के अंदर दूसरे मैसेज को छुपाने की मेथड को स्टेनोग्राफी बोलते हैं। जो छिपता है वो ओरिजिनल होता है, जैसे हमने क्रिप्टोग्राफी में देखा, बराबर। क्रिप्टोग्राफी में तो थोड़ी अलग प्रोसेस थी कि भाई जो भी है उनको साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, फिर साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। इसमें तो एक मैसेज के अंदर दूसरा मैसेज छुपा दिया जाता है, हमें बाहर कई कुछ और पढ़ने को मिलता है, और ये जो हम पढ़ते हैं उनके पीछे ओरिजिनल मैसेज जो है वो कोई और होता है। तो ये सब जो है वो MP3 CD जो बनती है, MP3 CD या फिर कैसेट्स, आप जो टेप की कैसेट जो उनमें जो वो रिबिन होती है, आप देखो कि इनमें क्या हुआ होता है और सॉन्ग क्या बजता है। MP3 जो CD है वो भी उसके आप सर्कल में कोई सॉन्ग नहीं लिखा हुआ था, किसी सिंबोलाइजेशन होता है और सिंबल का कन्वर्ट होता है सॉन्ग में। तो ये सब हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी जो पासवर्ड, ये पासवर्ड तो नहीं बोल सकते, कीवर्ड्स
यानी कि सीरियल कोड जो है, सीरियल कोड लिखा हुआ होता है, उनके पीछे ओरिजिनल मैसेज होता है। तो ये सब एग्जांपल्स जो है वो स्टेनोग्राफी के हैं। तो ओरिजिनल मैसेज जो है वो डुप्लीकेट मैसेज के अंदर छिपा दिया जाता है, उनको स्टेनोग्राफी बोलते हैं। इसके बाद डिजिटल वाटर मार्किंग। वाटर मार्किंग एक ऐसी मेथड है, आप MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर यूज़ करते होगे तो आपको पता होगा कि व्हाट इज़ वाटर मार्किंग। तो वाटर मार्किंग ऐसा है कि हम हमारे डॉक्यूमेंटेशन में अगर वाटर मार्क हमारे नाम की ऐड कर दे तो सभी पेज में हमारा नाम जो है वो फुल्ली पेज में जो है डायगोनल के हिसाब से एक बॉटम कॉर्नर से लेके टॉप कॉर्नर तक जो है वो हमारा नाम जो भी हम लिखे ऐसे वाटर मार्किंग में आ जाएगा। उसके बाद जो हम डिटेल डॉक्यूमेंटेशन टाइप करते हैं वो आ जाएगा, क्योंकि पीछे हमारा नाम रहता है, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई हमारी डिटेल कॉपी करे तो वो वाटर मार्क साथ उनके साथ जाती है। आप काइन मास्टर, आपने नाम सुना होगा, वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है काइन मास्टर। तो काइन मास्टर जो है वो उसमें जो वीडियो एडिट करते हैं तो वो उनका सिंबल देती है, काइन मास्टर का लोगो उनके साथ आता है। जो भी हम वीडियो एडिट करते हैं तो काइन मास्टर का लोगो जो है वो उस वीडियो में ऐड हो जाता है। अगर वो लोगो हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको पे वर्जन जो है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, उनको पेड करना पड़ेगा। अगर हम पेड नहीं करते, फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो उसकी वाटर मार्किंग लोगो जो है वो हमारे साथ आती है, ताकि पता चले कि ये वीडियो हमने काइन मास्टर में ही वीडियो एडिटिंग किया है, हमने खुद वीडियो एडिटिंग नहीं किया है, काइन मास्टर का यूज़ करके किया है। तो ये काइन मास्टर की पहचान है वाटर मार्किंग, जो उनके साथ ही लोगो होता है। तो ऐसी कई सारी एप्लीकेशन है, हम फ्री वर्जन अगर यूज़ करते हैं तो उनका लोगो, हम जो भी वीडियो एडिटिंग करते हैं उनका लोगो पीछे या फिर आगे या फिर छोटे से साइड में जो है वो डिस्प्ले होता है, ताकि पता चल सके कि हमने यहाँ से अपडेट और एडिट किया है। कैसे भी मोबाइल वीडियो एडिटिंग जो है, वीडियो मास्टर या फिर कई सारी वीडियो एडिटिंग वाली हम व्हाट्सएप में स्टेटस रखते हैं, कई सारी यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन का नाम तो आएगा ही, तो उसको वाटर मार्किंग बोलते हैं, क्योंकि उनका कोई कॉपीराइट जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, वाटर मार्किंग का ये है कि हमारी डिटेल जो है उनके साथ हमारा नाम जो है वो जाता है, जो हम लिखते हैं। इसलिए कोई अपना नाम अपने नाम पर नहीं कर सकता। हमारी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी वीडियो ऑडियो, ये सब हम अपने नाम पे वाटर मार्किंग अगर लिख देते हैं, फिर वो कोई किसी और अपने नाम नहीं कर सकता, यूज़ कर सकता है लेकिन वो अपने नाम नहीं कर सकता। तो ये डिजिटल वाटर मार्किंग वन टाइप्स ऑफ सिंबल है, जो सिंबल जो है वो कॉपी के साथ चला जाता है और हमारा नाम बरकरार रखता है कि ये ओरिजिनल यहीं से आया है, इसका ही। ठीक है, तो ये जो है हमने बात की लीगल इश्यूज़ की। तो ये वीडियो मैं यहाँ तक रखता हूँ, क्योंकि आगे जो हम बात करने जाएंगे पेमेंट इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, तो उनमें क्रेडिट कार्ड जो कंसेप्ट है वो थोड़ा डिटेल में मैं जाऊँगा, इसीलिए इस वीडियो में मैं ये पॉइंट नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज थोड़ा छोटा सा वीडियो आपके लिए होगा, लेकिन ज़रूर टेक्स्ट बुक साथ में रख के आप ये वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा। तो ये 2 वीडियो जो है, लास्ट 2 वीडियो ही बाकी है, एक आप ये देख रहे हो और उसके बाद जाने वाला है, उसके बाद 5वां चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, फिर हम 6ठे चैप्टर में जाएंगे। तो इस लेक्चर में यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पेमेंट इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। थैंक यू।